हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन साथ साथ ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूँगी एनसीईआरटी रीडिंग के साथ, और जिससे कि ये आपको चैप्टर एग्ज़ाम टाइम तक याद रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। तो जैसा कि मैंने कहा, चैप्टर का नाम ही है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि हम कैसे क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूस करने के बाद कैसे उनका मैनेजमेंट होता है। मतलब मैनेजमेंट के अंदर आता है कि कैसे उनको हार्वेस्ट किया जाता है और कैसे उनको स्टोर किया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले है कि पहेली और जो पूजो हैं, वे दो बच्चे हैं। वे जो है समर वैकेशन के टाइम पे अपने अंकल के घर में जाते हैं। उनके जो अंकल है वो एक फार्मर है, मतलब एक किसान है। तो उनके अंकल खेती करते हैं। तो एक दिन उन्हें अपने अंकल के घर में बहुत सारे टूल्स दिखते हैं, जैसे कि खुरपी, सिक्कल, शवल, प्लो। तो ये सारे जो टूल्स हैं उन्हें अपने अंकल के खेत में दिखते हैं। और यही जो टूल्स है वे एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इनके अपने अपने यूजेस होते हैं। इन सभी टूल्स के बारे में हम आगे चैप्टर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। आपको पता है कि जितने भी जिंदा व्यक्ति हैं, जितने भी जीवित व्यक्ति हैं, उन सबको फूड चाहिए, क्योंकि उन्हें एनर्जी चाहिए होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। जो प्लांट्स होते हैं वे अपना खाना खुद बना सकते हैं। देखो, दुनिया में दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स वे होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। लेकिन जो दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वे अपना खाना खुद नहीं बना सकते, और उन्हें हम हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये पूछ रहा है कि कैसे जो ग्रीन प्लांट जो कि ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वे अपना खाना खुद कैसे सिंथेसाइज करते हैं। तो आपने फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस के बारे में तो सुना ही होगा। तो प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं। उस प्रोसेस के अंदर प्लांट्स यूज़ करते हैं सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को, और वे बनाते हैं फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और ऑक्सीजन भी रिलीज़ करते हैं साथ साथ। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर प्लांट्स यूज़ करते हैं सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और वे बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में फूड, और साथ ही साथ वे ऑक्सीजन भी रिलीज़ करते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस डज नॉट मेक देयर ओन फूड। जो हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो उसके एग्जाम्पल्स में आते हैं ह्यूमन बींग्स और बाकी एनिमल्स। जो भी आप एनिमल्स अपने आसपास देखते हो, वे सारे अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो वे हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। देखो, जैसे कि हम एनिमल्स जो हैं वे अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो एनिमल्स अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो एनिमल्स अपना खाना प्राप्त करते हैं या तो प्लांट्स से या फिर दूसरे एनिमल्स से। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो जो एनर्जी हमें फूड से मिलती है, हम उसे यूज़ करते हैं अपने बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ। तो हमें जो अपना फूड है वो प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है, या फिर दोनों से मिलता है। तो बूजो है वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है। बूजो पूछ रहा है कि सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। तो जैसा कि हमने पढ़ा, हम सभी को फूड की रिक्वायरमेंट है ताकि हमें एनर्जी मिल सके। लेकिन जब हम बात करते हैं एक देश की, पूरी दुनिया की, तो उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इतने लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए हम कैसे फूड प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये जो है बूजो पूछ रहा है। अब जो पहेली है वो इसका जवाब देती है। पहेली कहती है फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। जो फूड है उसको हमें एक लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, तभी हम ज़्यादातर लोगों तक खाना पहुंचा सकते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। तो ज़्यादा पॉपुलेशन तक अगर हमें फूड पहुंचाना है तो रेगुलर प्रोडक्शन करवाना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब हमें रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्शन करवाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि एक ही बार हमने खेत में फसल उगा दी और अगली बार हमें ज़रूरत नहीं है। नहीं, हमें रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा और उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मतलब प्रॉपर रूप से उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, उसकी केयर करनी पड़ेगी, और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, अगर हमने देश के एक जगह पे क्रॉप उगाई तो उसका जो है हमें शेयर करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे उगाई तो वही के लोग खाएंगे, हमें शेयर करनी पड़ेगी और जगह तक भी वो डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब
अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की हिस्ट्री के बारे में। तो टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक। तो 10,000 BC से पहले पीपल नोमैडिक थे, मतलब वे एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे फूड की खोज में और शेल्टर की खोज में। दे एट रो फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। वे जो है कच्चे फ्रूट्स खाते थे, कच्ची वेजिटेबल्स खाते थे और उन्होंने एनिमल्स को हंट करना शुरू कर दिया था खाने के लिए। उन्हें एग्रीकल्चर के बारे में नहीं पता था, उन्हें नहीं पता था कि कैसे फसलों को उगाया जाता है। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। लेकिन टाइम के साथ साथ उन्हें एग्रीकल्चर के बारे में पता चला, उन्होंने खेती करनी सीखी और बहुत सारी फसलें उगाई जैसे कि राइस वीट और बाकी फूड क्रॉप्स। सो इस तरह एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड ए क्रॉप। यहाँ पर क्रॉप की डेफिनेशन दी गई है। तो जहाँ पर एक ही काइंड के प्लांट एक ही जगह पर उगाए जाते हैं एक लार्ज स्केल के अंदर, तो उसको हम क्रॉप बोलते हैं। मतलब क्रॉप वो होती है जब हमने एक बड़े से खेत के अंदर एक ही टाइप के प्लांट्स उगाते हैं एक लार्ज स्केल के ऊपर। सो अगर हम वीट की क्रॉप की बात करें तो हम बात करते हैं कि कैसे एक बड़े से खेत के अंदर बहुत सारे हम वीट के प्लांट्स उगाते हैं। अगर हम गमले में किसी वीट के प्लांट को ग्रो करेंगे तो वो एक क्रॉप नहीं है। क्रॉप के अंदर बहुत सारे प्लांट्स आते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो आपको पता होगा कि क्रॉप एक ही टाइप की तो होती नहीं है, क्रॉप बहुत सारी टाइप्स की होती है। जैसे कि सीरियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं। सीरियल्स का मतलब होता है अनाज। तो हमने बहुत सारी क्रॉप्स देखी होती है जैसे कि सीरियल्स वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। दीज कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। सो इनके अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्रॉप्स को हम उनके सीज़न के हिसाब से उनको क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन से सीज़न में कौन सी क्रॉप ग्रो करती है। India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. सो इंडिया एक वास्ट कंट्री है, तो इसके अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत ज़्यादा वेरी करती है। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर सब जगह सेम नहीं होता, ह्यूमिडिटी सब जगह सेम नहीं होती और रेनफॉल भी हर जगह अलग अलग होती है। जैसे कि कहीं पर तो ज़्यादा धूप निकलती है, मतलब कहीं पर ज़्यादा गर्मी होती है तो कहीं पर कम गर्मी होती है, कहीं पर ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं पर कम बारिश होती है। सो इसीलिए हमारे देश के अंदर क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। अब आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंगली देयर इज़ ए रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो जैसे कि सीज़न सब जगह सेम नहीं होते, उसी तरह क्रॉप्स भी हर जगह अलग अलग उगाई जाती है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। सो जो क्रॉप्स हैं हम उनको दो क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स वे क्रॉप्स होती हैं विच आर सोन इन रेनी सीजन। तो जो क्रॉप्स रेनी सीजन में उगाई जाती हैं हम उन्हें खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। और इंडिया के अंदर रेनी सीजन जून से लेकर सितंबर तक होता है। सो इसीलिए खरीफ क्रॉप्स जो है जून से लेकर सितंबर तक उगाई जाती हैं। अगर हम खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन। अब बात करते हैं रबी क्रॉप्स के बारे में। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो जो क्रॉप्स अक्टूबर से लेकर मार्च तक उगाई जाती है, मतलब विंटर सीजन में जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं उन्हें हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिंसिड। सो ये सारे जो है आपको याद रखने हैं कि खरीफ क्रॉप्स के कौन से एग्जाम्पल है, रबी क्रॉप्स के कौन से एग्जाम्पल। अब बात करते हैं कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की। हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बूझो है वो फिर से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। वो पूछ रहा है वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन, कि जो पैडी है वो विंटर सीजन में हम क्यों नहीं उगा सकते। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, पैडी जो है वो एक खरीफ क्रॉप है। पैडी एक खरीफ क्रॉप है तो हम उसे विंटर सीजन में क्यों नहीं उगा सकते, हम उसे रेनी सीजन में ही क्यों उगाते हैं। तो जो पहेली है वो इसका जवाब देती है। पहेली कहती है पैडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। पैडी को ग्रो होने के लिए, मतलब धान को उगने के लिए बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम इसको सिर्फ बरसात के मौसम में ही उगा सकते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में ही पैडी को एब्यूंडेंट अमाउंट में वाटर मिल जाता है। तो ये थी बूझो की कहानी। अब बात करते हैं कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब हम किसी फसल को उगाते हैं। तो इसके अंदर हम बहुत सारे स्टेप्स की बात करेंगे, तो आपको उन सारे स्टेप्स को याद रखना है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कि सीक्वेंस वाइज कौन कौन से हमें प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे जब हम किसी क्रॉप को उगाएंगे। तो इसके अंदर हम इन सभी
प्रोसेसेस के बारे में डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला जो स्टेप है उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ सोयल। प्रिपरेशन ऑफ सोयल मतलब सोयल जो है हमें उसको तैयार करना पड़ेगा फसल को उगाने के लिए, मतलब बीज को बोने से पहले जो मिट्टी है जो ऐसे ही पड़ी रही थी बहुत टाइम तक, हमें उसको तैयार करना पड़ेगा ताकि हम उसके अंदर बीज को बो सकें। और उससे अगला स्टेप है सोइंग। सोइंग के अंदर हम पढ़ेंगे कैसे हम बीज को बोते हैं। सोइंग का मतलब होता है बीज रोपण। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को कैसे ऐड किया जाता है। फिर अगला पॉइंट है इरिगेशन। फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स का मतलब वीड्स जो होते हैं वे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, तो हमें जो है अपनी फसल को अनवांटेड प्लांट्स से प्रोटेक्ट करना होगा। अगला पार्ट है हार्वेस्टिंग। मतलब हमने फसल को उगा दिया लेकिन उसके बाद उसकी कटाई भी करनी होगी, तो अगला पॉइंट है हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग करने के बाद हम फसल का स्टोरेज करते हैं। हमने जो फसल से हमने जो प्राप्त किया, हमने जो प्रोडक्ट्स प्राप्त किए हैं उनको अच्छे से स्टोर करना होगा जैसे कि वो ख़राब ना हो। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो इसके अंदर हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से, लेकिन ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।